नमस्कार, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड में आयोजित होने वाले एग्ज़ाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पीटी से लिया हुआ है, जनजातीय विद्रोह, इसे स्टार्ट करूँगी कि किस प्रकार से यह विद्रोह हुआ इस क्षेत्र में, उसके क्या कारण थे, खास करके कारण जिसकी वजह से विद्रोह हुए जो झारखंड में रहने वाली जनजातियों ने किया। और अलग अलग जनजातियां हैं झारखंड के क्षेत्र में और विद्रोह भी प्रायः हर जनजाति ने किया। तो मैं ये पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोगों को हर एक विद्रोह के बारे में बताऊं। खास करके कुछ विद्रोह या कुछ आंदोलन ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन या फिर सरदारी आंदोलन। तो इन सभी से प्रश्न हमेशा आते हैं और मेरा ये प्रयास रहता है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हो सकें। तो देखते हैं पहले जनजातीय विद्रोह कारण क्या थे, क्यों हुए, उसके बाद हम लोग अलग अलग विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 12 अगस्त 1765 जब मुगल बादशाह शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी से अर्थ है राजस्व प्रशासन का अधिकार दे दिया, टैक्स लेने का अधिकार दे दिया। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के कारण झारखंड के विभिन्न वर्गों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। दीवानी प्राप्त होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने कर वसूली के लिए बहुत ही अत्याचार आरंभ कर दिया और ये इस हद तक बढ़ गया कि यहाँ के जनजातियाँ या फिर बहुत सारे जो वर्ग थे वो सभी विद्रोह करने लगे। इन्हें ही जनजातीय विद्रोह या आदिवासी विद्रोह कहा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जनजातीय विद्रोह के अब कुछ कारणों को हम लोग देखते हैं। बहुत ही डिटेल से मैंने ये आंसर रेडी किया हुआ था, तो देखते हैं कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को कितना करा सकती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े करके पढ़ने से ही अच्छा से सब कुछ याद हो सकता है। तो निम्नलिखित कारण में सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण देखेंगे कि राजनीतिक कारण क्या रहे जनजातीय विद्रोह के। आंतरिक स्वायत्तता पर आघात, ये डिटेल से आंसर किया हुआ है। आप मुख्य परीक्षा के एग्जाम में भी इस उत्तर को लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज ही डीलिंग होगी मुख्य परीक्षा में, और शॉर्ट में अगर आंसर लिखना चाहें तो भी आप अपने स्तर से बना के लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण था वो था आंतरिक स्वायत्तता पर आघात। आदिवासी प्राचीन काल से ही अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन पर अंग्रेजों ने पूर्ण अधिकार स्थापित कर दिया और उनका जो सिस्टम था यहाँ की जनजातियों का, उन्हें शत विशत करना शुरू कर दिया। अपने नियम कानून उन पर लादने लगे और इससे ही इनमें आदिवासियों में काफ़ी असंतोष फैला और उन्होंने विरोध करना आरंभ कर दिया। दूसरा इसमें क्या था, राजनीतिक कारण में ही दूसरा पॉइंट जो बनता है वो है आदिवासियों के मुखियाओं पर नियंत्रण। जो अलग अलग गांव होते थे, उस गांव के जो मुखिया होते थे उसे ही नियंत्रण में कर लिया था अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सरकार ने। ब्रिटिश प्रशासकों को ऐसा लगता था कि आदिवासी अपने मुखिया के अधीन रहते हैं तथा उन्हें नियंत्रित करने से, अगर मुखिया अधीन होंगे अंग्रेजों के तो पूरे गांव के लोगों पर उनका अपना आधिपत्य स्थापित हो सकता है। इस वजह से आदिवासी के जो मुखिया होते थे उन्हें ही अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में करना आरंभ कर दिया। इसका भी व्यापक विरोध हुआ। ये जो सिस्टम अंग्रेजों ने लिया था कि मुखिया को नियंत्रित कर लेना है, फिर वो पूरा गांव ऑटोमेटिक उनके कब्जे में आ जाएगा, इस चीज का भी विरोध हुआ। तीसरा पॉइंट है आदिवासियों के प्रदेशों पर अधिकार। अंग्रेजों ने उनके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इससे पहले किसी शासक ने ऐसा नहीं किया था। अंग्रेजों के पहले मुगल शासक भी आए, वो भी इस क्षेत्र से नजराना लिया करते थे, मैंने पिछले क्लासेस में बताया है। बट वो लोग ऐसे नहीं थे कि जबरदस्ती करते थे, वो लोग कभी कभार ही लिया करते थे
इन पर किसी प्रकार का बंधन या दबाव नहीं डालते थे और न ही इनकी सभ्यता संस्कृति से मुगलों ने छेड़छाड़ भी किया था। लेकिन अंग्रेजों ने अत्याचार की सीमा ही लांघ दी थी और यहाँ की पूरी सभ्यता संस्कृति को छत-विछत कर दिया, बदल डालने का प्रयास किया। व्यापार, प्रशासनिक और सामाजिक लाभ के लिए इनके क्षेत्रों में न केवल अधिकार किया बल्कि सड़कें, पुलिस और थाने और छावनियां भी बनवाई। बहुत ही मजबूती से इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए पुलिस, सड़क, थाने, सैनिकों की छावनी बनाकर के अंग्रेज का इस प्रकार से यहाँ पर वो लोगों ने जकड़ लिया कि गांव के लोग जरा सा भी अगर विरोध करते तो उन्हें तुरंत दंड दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा मुस्तैदी के साथ अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया था। जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है ब्रिटिश कानून का लागू होना। क्योंकि आदिवासी जनजाति की अपनी एक सभ्यता संस्कृति होती है, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने ही सारे नियम कानून यहाँ पर डालने शुरू कर दिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह प्रयास किया कि झारखंड के आदिवासी भी ब्रिटिश कानून का ही पालन करें, उनके ही नियम तौर तरीकों को माने। इससे आदिवासियों में बहुत ही अधिक रोष फैल गया, क्योंकि आदिवासी जो समाज था उनका अपना एक पंचायत होता था और पूरा प्रशासन उसी के गाइडलाइन से चलता था। लेकिन अंग्रेजों ने अपने नियम वहां पर डाल दिए, सारे सिस्टम को खत्म कर दिया जो उनका अपना होता था, और अंग्रेजों का ही सारा नियम कानून उन्हें मानने को विवश होना पड़ता था। अगला पॉइंट है अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए अनेक अधिकारी भेजे जाते थे जो उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए होते थे, जो अंग्रेजों ने वहां पर लगाया होता था। तो कुछ कर्मचारी होते थे जिन्हें वो भेजते थे देखने के लिए और सारे सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए। वो बड़े ही कड़क होते थे, बहुत ही दुराचारी टाइप की प्रवृत्ति होती थी उनकी। उनके अधीन पुलिस के सिपाही व अन्य कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। ये कर्मचारी अधिकतर बिहार और बंगाल के क्षेत्र के ही होते थे, झारखंड के नहीं होते थे। झारखंड उस समय मिला हुआ ही था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड लगभग एक ही एरिया में आता था। तो झारखंड का चूंकि अपना कोई अस्तित्व उस वक्त था नहीं, तो इस क्षेत्र में देखरेख करने के लिए जो अंग्रेजों ने नियुक्त करते थे जिन कर्मचारियों को, तो वो बिहार, बंगाल के होते थे। तो उन्हें झारखंड के जनजातियों से, यहाँ के आदिवासियों से या फिर यहाँ के कल्चर से कोई लेना देना नहीं होता था और वो ही बहुत ही गलत तरीके से इन पर नियंत्रण करते थे। ये सभी आदिवासियों का निर्दयता पूर्वक शोषण करते थे, क्योंकि उन्हें कोई लगाव नहीं होता था इन लोगों के कल्चर से, न ही इन लोगों से। राजाओं, जमींदारों का असंतोष। धीरे धीरे जब कंपनी सरकार का अत्याचार बढ़ने लगा था, उसके बाद क्या हुआ, कंपनी सरकार ने झारखंड के अनेक राजाओं और जमींदारों को उनके क्षेत्र से उखाड़ दिया, जैसे कि ढालभूम के जगन्नाथ ढाल, पलामू के जयनाथ सिंह, रामगढ़ के मुकुंद सिंह और संथाल परगना के जमींदार इत्यादि। इन राजाओं और जमींदारों में काफी असंतोष फैल गया और उन्होंने आदिवासियों को फिर भड़काना आरंभ कर दिया। तो ये मुख्य रूप से ऐसा करने से क्या हुआ कि धीरे धीरे इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े राजा होते थे, सिर साहूकार, वो एक होने लगे अंग्रेजों के विरुद्ध और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर करने के लिए, मिलकर प्रयास करने के लिए एक होने लगे और तरह तरह के विद्रोह फिर आरंभ होने लगे ताकि अंग्रेज इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं। तो ये पूरे राजनीतिक कारण थे जिसके अंतर्गत मैंने 6 पॉइंट आप लोगों को बताए। चूंकि कोई भी विद्रोह होता है उसका केवल राजनीतिक कारण ही नहीं होता, सामाजिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं, तत्कालिक परिस्थितियां भी होती हैं। तो एक पॉइंट के अंतर्गत काफी सारे तथ्य आते, काफी पॉइंट आते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आर्थिक कारण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं जनजातीय विद्रोह के कारण, इसके दूसरे भाग को। पहले भाग में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को जनजातीय विद्रोह के राजनीतिक कारणों को बताया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था आंतरिक स्वायत्तता पर आघात
इसका दूसरा पॉइंट था आदिवासियों के मुखियाओं पर नियंत्रण जो अंग्रेज करते थे। तीसरा था आदिवासी के प्रदेशों पर अधिकार। चौथा पॉइंट था ब्रिटिश कानून का लागू होना। अगला पॉइंट था अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। और छठा पॉइंट था राजाओं जमींदारों का असंतोष। ये सभी राजनीतिक कारण के महत्वपूर्ण बिंदु थे जो जनजातीय विद्रोह के कारण में आते हैं। आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं आर्थिक कारण को। आर्थिक कारण जो जनजातीय विद्रोह का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार रहा। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो कि आर्थिक कारण में आती हैं। सबसे पहले पॉइंट को हम लोग देखें। इसे भी हम सब पॉइंट वाइज ही समझेंगे। कृषि की समस्या। आदिवासियों का जीवन पूरा का पूरा जंगल पर आश्रित होता है। आदिवासी जंगलों से ही फल फूल, जड़ी बूटी, शहद, लकड़ी या फिर अन्य भी प्रकार के बहुत सारे उत्पाद जंगलों से ही प्राप्त करते हैं। वहाँ इन्हीं सब के आधार पर उनका पूरा जीवन निर्वाह होता है। वे शिकार भी करते हैं, मछली भी पकड़ते हैं, ये सभी उनका पेशा होता है। वे स्थानांतरित भी कृषि भी किया करते हैं। स्थानांतरित कृषि का अर्थ है कि जब वो एक जगह होते हैं, जंगली भाग को थोड़ा बहुत साफ करके वहाँ पर खेती करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं और फिर वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे ही कहते हैं स्थानांतरित कृषि। तो ये काम भी करते हैं। तो ये सभी उनका एक प्रमुख आधार होता रहा। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया। उनके पूरे जीवन को उन्होंने बदल डाला। स्थायी बंदोबस्त एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि पूरी तरह से आदिवासी समाज को ही उनकी पूरी सभ्यता संस्कृति को ही बदल डाली। इस व्यवस्था के तहत स्थानांतरित कृषि नहीं कर सकते थे। ये ऐसी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत सारे नियम कानून इस प्रकार थे जिसमें स्थानांतरित कृषि करना बंद कर दिया गया। जमीन के एक टुकड़े पर स्थायी रूप से कृषि करना पड़ता था। जो भी लोग थे उन्हें किसी एक ही हिस्से में स्थायी रूप से रहना पड़ता था, स्थायी रूप से कृषि करनी पड़ती थी। उन्हें लगान या कर देना पड़ता था, जिसे टैक्स कहते हैं, जो समय समय पर बढ़ा दिया जाता था। टैक्स में बढ़ोतरी होती थी। इससे वे साहूकारों, जमींदारों के चंगुल में फंसते चले गए। जो आदिवासी लोग थे जो ये काम करते थे खेतीबाड़ी का, उनका टैक्स हमेशा बढ़ता जाता और इस वजह से वे इस टैक्स को चुकाने के लिए अधिक से अधिक कर्ज लेते थे और धीरे धीरे वे इन सब के साहूकारों, जमींदारों, इन सब के कर्ज तले दबते चले गए। साहूकारों ने अपनी भूमि ऋण के बदले में खरीद ली। अब जो सेठ साहूकार होते थे वो क्या करते थे कि जो भूमि होती थी उसे ही वसूली के अंतर्गत खरीद लेते। तो इस प्रकार से ऋण को चुकाने के क्रम में उनकी भूमि भी चली जा रही थी। दूसरा पॉइंट, निर्वाह के साधनों पर नियंत्रण। अलग अलग प्रकार के जो साधन थे आदिवासी लोगों के, जो जंगलों पर ही आधारित होते थे, तो बहुत सारे कानून अंग्रेजों ने ऐसे बना दिए जो कि जंगलों पर भी नियंत्रण कर दिया और इनका पूरा जीवन निर्वाह का पूरा जो आधार था जंगल, वो ही निर्वाह के साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। कैसे? तो चलिए देखते हैं। 1870 के वन कानून, जिसको 1875 में संशोधित कर दिया गया, अंग्रेजों ने वनों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने इस प्रकार से कानून में अलग अलग प्रावधान बनाए जिसकी वजह से पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अब आदिवासियों को किसी भी जंगली उत्पाद पर कोई अधिकार नहीं रह गया। जब पूरा का पूरा जंगल अंग्रेजों के अधीन हो गया तो जंगली उत्पादों पर तो उनका अधिकार हो ही नहीं सकता।
उन्हें अपने जीवन निर्वाह के प्रमुख साधनों से भी वंचित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने जंगल ठेकेदारों को दे दिए और उन्होंने उनका पूरा शोषण किया। जंगलों को ठेकेदारों को दे दिया गया अंग्रेजों द्वारा, और उन ठेकेदारों ने बहुत ही अधिक शोषण किया पूरे आदिवासी लोगों का। अगला पॉइंट है जमींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों और व्यापारियों द्वारा शोषण। अब ये सभी जो लोग थे, चाहे वो जमींदार हों, ठेकेदार हों, साहूकार हों या व्यापारी, ये सभी अंग्रेजों के ही चमचे होते थे, अंग्रेजों के ही लोग होते थे, जो कि अंग्रेजों ने भेजे हुए होते थे आदिवासी समाज के लोगों पर या फिर पूरे के पूरे गांव पर अलग अलग प्रकार से नियंत्रण करने के लिए। ये आदिवासियों का शोषण करते, कर लगाते और ऊंची दर पर ऋण देते थे। तो ये इस प्रकार से काम करते थे कि अंग्रेजों का काम बहुत ही सरलता से हो जाता था। यहाँ के लोगों को ही अंग्रेजों ने इस प्रकार से यूज किया, जो कि पूरा का पूरा झारखंड के जो आदिवासी लोग थे, उनका जो जीवन था, सामाजिक जीवन, उनका जीवन का आधार, सब कुछ बहुत ही छत विछत हो गया। तो ये आर्थिक कारण में ये सभी पॉइंट देखे हम लोगों ने कि कृषि की भी समस्या हुई, निर्वाह के साधनों पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ और जमींदारों, ठेकेदारों और व्यापारियों द्वारा शोषण भी हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके सामाजिक कारणों को, जिसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक कारण में कौन कौन से पॉइंट आते हैं उसे देखेंगे, और ये जनजातीय विद्रोह का फिर तीसरा भाग होगा। आज का ये भाग दूसरा भाग था, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनजातीय विद्रोह के तीसरे भाग में क्या पढ़ेंगे, तो सामाजिक कारणों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं जनजातीय विद्रोह के कारण और इसके तीसरे भाग को। कारण बहुत सारे हैं जनजातीय विद्रोह के, और इसके अंतर्गत जो अलग अलग कारण है उसे मैंने अलग अलग क्लास में बताया है। पिछले क्लासेस में जो इसकी पहली क्लास थी उसमें राजनीतिक कारण को मैंने बताया, फिर जनजातीय विद्रोह के भाग 2 जो हम लोगों ने कारण का जो एक क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को आर्थिक कारण बताया, और आज की क्लास में हम सभी सामाजिक कारण को पढ़ेंगे। जो जनजातीय विद्रोह के सामाजिक कारण क्या क्या थे, और ये सभी उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड में आयोजित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो सामाजिक कारण क्या थे जनजातीय विद्रोह के, चलिए देखते हैं। इसे भी हम सभी पॉइंट वाइज ही समझेंगे। जनजातीय प्रथाओं में हस्तक्षेप। जनजातीय समाज जितना भी अलग अलग प्रकार के जनजातियां हैं, उन सभी में प्रथाएं हैं अलग अलग प्रकार की, लेकिन इन सभी पर हस्तक्षेप होने लगा अंग्रेजों का। विलियम बेंटिक ने समाज सुधार कार्य के तहत कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। जब अंग्रेज आए यहाँ पर तो उन्होंने अपने सभी प्रकार के नियम कानून या फिर रीति रिवाज को भी यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया। उनकी नज़र में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि गलत लगती थी उन्हें, और उन्हें वे बंद करना चाहते थे। वो कुप्रथा कहते थे इन्हें, जिसमें विलियम बेंटिक ने बहुत सारे कुप्रथाओं को समाप्त भी करने का प्रयास किया। वो कुछ हद तक सही भी थे, लेकिन इसका विरोध आदिवासियों ने किया, क्योंकि आदिवासियों की ये सभ्यता संस्कृति में आने वाली प्रथाएं थी। उनके लिए ये सब कुछ गलत नहीं था, लेकिन विलियम बेंटिक चाहते थे कि ये कुप्रथाएं समाप्त हों। बहुत सारी थी उस वक्त, तो जो आदिवासी समाज था वो इसका भी विरोध करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी सभ्यता संस्कृति में प्रथाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ब्रिटिश कानूनों को मानने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। इससे आदिवासियों में असंतोष फैला। दूसरा पॉइंट क्या था? दिकुओं और आदिवासियों में सामाजिक अलगाव।
अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने दिकू एक शब्द बनाया जिसका अर्थ था गैर झारखंडी, जो झारखंड के नहीं थे या जो आदिवासी नहीं थे, जो बाहरी क्षेत्र से आकर यहाँ बसते थे, रहते थे, उन्हें अंग्रेज़ों ने दिकू कहना आरंभ किया और अंग्रेज़ों ने ही आदिवासियों और वैसे जो गैर झारखंड के लोग थे उन्हें बीच में लड़वाने का भी काम किया। मतभेद उत्पन्न करवाने में वे सफल भी रहे और इसमें संघर्ष और युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न कर दी। कुछ धार्मिक कारण भी रहे, जैसे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ गया। झारखंड के क्षेत्र में बहुत सारे चर्च वगैरह खुलने लगे और वो सभी यहाँ पर ईसाई धर्म को बढ़ावा देने लगे। शिक्षा के प्रचार के नाम पर भी वो ईसाई धर्म को ही आगे करते। सभी का जो आदिवासी थे उनमें धर्मांतरण करवाने का प्रयास करते, उन्हें प्रेरित करते कि वो अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना ले, ऐसा प्रेरित करते। वे आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा के विरुद्ध भी कार्य करते थे, जिससे आदिवासियों में विद्रोह पनपा, क्योंकि ईसाई धर्म और आदिवासियों का जो अपना कल्चर था उसमें बहुत अंतर था। तो बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग मजबूरी में या दबाव में धर्म परिवर्तन कर लेते थे, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता था कि ये सही नहीं है, अपनी सभ्यता संस्कृति ही अच्छी है। तो ये विरोधाभास की स्थिति भी उत्पन्न होती गई। आदिवासियों में जो कट्टर रूप से अंग्रेजों का विरोध करते थे उनमें ये रोष आता गया और इन सभी ने मिलकर वो परिस्थिति बना दी जिसने कि विद्रोह को उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण कारण हम लोगों ने पढ़े जो जनजातीय विद्रोह के कारण में आते हैं। तो इस प्रकार से जनजातीय विद्रोह का जो एक टॉपिक है ये क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेपीएससी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो सिलेबस का ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।